So hello everyone, today we discuss the next chapter number 6, superposition of wave. What is the wave motion? It is the travel of energy in the form of disturbance. So what is meant by disturbance? ये disturbance क्या होता है? जो हम wave तो बोलते हैं but disturbance क्या होता है? जैसे कि सपोज कंसिडर करो ये मेरा A पॉइंट है, A पॉइंट से मैंने एक स्ट्रिंग को अटैच किया, ओके ये रिजिड सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को अगर मैंने यहाँ से थोड़ा सा प्रेस किया मतलब हिलाया तो इसके ऊपर क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा और एक वेव फॉर्म में जनरेट होगी। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये ऐसे वेव फॉर्म में जनरेट होगी। बाकी तो जैसे मेन पोजीशन मतलब क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगर जैसे मेरा मॉलिक्यूल यहाँ पे एक है, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, तो वेव क्या हो रही है, ट्रांसफर होते होते जा रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सो मतलब यहाँ पे देखो, ये अगर वेव जनरेट होते वक्त उसमें डिस्टर्बेंस आ गया, जैसे ये मीन पोजीशन से निकली, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, फिर से यहाँ पे डिस्टर्बेंस आया, फिर से वो कर सेकंड कर बनते वक्त यहाँ पे निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर गई और फिर से मीन पोजीशन पर आया, मतलब यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। ओके, तो इट इज़ द ट्रैवल ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, इट इज़ कॉल्ड अ वेव। गॉट इट माई पॉइंट? सो अब हम देखते हैं कैन यू रिकॉल के पॉइंट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, व्हाट इज़ द वेव मोशन? सो स्टूडेंट, द वेव मोशन जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट इज़ द ट्रैवल ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, सो मतलब यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के कारण यहाँ पे वेव जनरेट हो रही है। सो वेव देयर आर टू टाइप्स, एक है मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। सो मैकेनिकल मतलब क्या होता है, द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम, कोई भी मीडियम की उसको रिक्वायर्ड रहती है उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। एंड नॉन मैकेनिकल वेव मतलब क्या होता है, वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड टू मीडियम, मतलब उसको कोई भी मीडियम की नीड नहीं रहती है, उसको हम नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। सो मैं मैकेनिकल वेव्स मतलब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मैकेनिकल वेव्स के। वेव इन अ स्ट्रिंग, जैसे कि ये स्ट्रिंग मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की, तो स्ट्रिंग मतलब क्या है, एक यहाँ पे एक मीडियम है। ओके, साउंड भी एक मैकेनिकल वेव ही है, बट क्या है, साउंड जो है वो वैक्यूम में कभी भी ट्रैवल नहीं करता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो साउंड में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एक स्पीकर है, स्पीकर के सामने क्या रहते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ओके, एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को, एक तो कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, मतलब ये इसके ऊपर आता है, ये इसके ऊपर आता है, फिर कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होता है। तो हमने 9th 8th 9th में भी पढ़ा है कि पहले तो कॉम्प्रेशन होता है, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर से कॉम्प्रेशन, फिर से रेयर फ्रैक्शन, ये प्रोसेस चलती जाती है और हमें साउंड क्लियरली सुनाई देता है। व्हाट इज माई पॉइंट? सो देयर आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर देयर टू टाइप्स, एक है प्रोग्रेसिव वेव एंड दूसरा है स्टेशनरी। सो प्रोग्रेसिव वेव को हम ट्रैवलिंग वेव भी बोल सकते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करती है। एंड स्टेशनरी वेव, एक तो स्टैंडिंग वेव भी बोल सकते हैं, मतलब एक जगह रुकी हुई रहती है, उसको हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं। ओके, सो प्रोग्रेसिव वेव देयर आर टू टाइप, एक ट्रांसफर एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इन परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी, मतलब वो एक वेलोसिटी के साथ ट्रैवल होती है। जैसे यहाँ से निकल गए तो ये क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मूव होते जा रहे हैं, बट किसके फॉर्म में, मतलब परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, उसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और लॉन्जिट्यूडनल वेव, जैसे कि ये एक स्पीकर है, स्पीकर में क्या रहता है, मतलब कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन होता है, मतलब उसका डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी रहेगा, ये द पार्टिकल आर इन अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सो अभी हम इंट्रोडक्शंस देखते हैं। तो वेव के कुछ टाइप्स हैं, एक है वाटर वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो, द मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्ड इलास्टिक मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट, मतलब प्रोपोगेट होने के लिए मैकेनिकल वेव्स को रिक्वायर्ड इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल मतलब जो एयर रेजिस्टेंस होते हैं वो एक्सपांशन एंड कॉम्प्रेशन होते हैं, उसको हम इलास्टिक मटेरियल्स बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखो, द मैकेनिकल वेव्स एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब जो वेव्स होती है वो एक एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफर करती है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे तालाब है, तालाब में मैंने पत्थर डाल दिया, मतलब ये क्या होती है, एक वेव जनरेट होती है। तो किसके कारण होती है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को, मतलब ये मॉलिक्यूल्स इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो दूसरी कर बनती हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स आगे जाके फिर उसको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एक एक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ओके, the electromagnetic wave do not require the material medium of the propagation and non-mechanicals of the wave। तो हमने तो ये पहले ही पढ़ा है कि मैकेनिकल्स जो वेव्स होती है उनको मीडियम की ज़रूरत रहती है और जो नॉन मैकेनिकल्स हैं उनको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, प्रोग्रेसिव वेव, व्हाट इज़ द प्रोग्रेसिव वेव? सो क्या होता है प्रोग्रेसिव वेव?
सो देखो डेफिनेशन, अ वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम, मतलब अगर जब वेव ट्रैवल होती है तब कुछ डिस्टर्बेंस आता है उसमें, ओके, प्रोड्यूस इन अ मीडियम, ट्रैवल इन अ डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली, उसका डायरेक्शन क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है उसका डायरेक्शन, विदाउट एनी डैम्पिंग। विदाउट एनी डैम्पिंग मतलब जैसे कि कंसिडर करो यहाँ पे एक तालाब है, तालाब में हमने कुछ पत्थर डाल दिया, ओके, ये हमारा एक तालाब है, तालाब में हमने पत्थर डाल दिया, तो पत्थर डालने से क्या होता है, एक यहाँ पे जैसे हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो एक वेव जनरेट होती है, ओके। तो ये वेव किस कारण जनरेट होती है, तो ये जो पहले हमने पत्थर फेंका तो ये क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब ये पहला वाटर मॉलिक्यूल है उसने दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी, फिर तीसरे को एनर्जी, ऐसे जनरेट होती जाती है वेव। अगर सपोज हमने कुछ अपना हैंड रख दिया, अपना पैर रख दिया वहाँ पे, मतलब क्या किया, फिर से हमने डिस्टर्ब प्रोसेस कर दी, उसी को हम डैम्पिंग बोलते हैं, ओके। विदाउट एनी डैम्पिंग मतलब हमने कुछ ना पैर रखा ना अपना हाथ रखा, वो कंटिन्यूसली अपनी वेव जो है वो क्रिएट करती जा रही है, किसके कारण, जब हमने डिस्टर्बेंस किया इसके कारण। सो विदाउट एनी डैम्पिंग एंड एब्स्ट्रैक्शंस फॉर्म द वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। एब्स्ट्रैक्शन मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। सो वो जो पार्टिकल है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, सो उसी को ही हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव, ओके। सो प्रोग्रेसिव वेव को ही हम ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं। सो ये पॉइंट याद रखना। सो ये प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन है। वो जो वेव है वो कंटिन्यूअसली प्रोपोगेटेड होती जाती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ओके, विदाउट एनी डैम्पिंग भी बोल सकते हो या डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हो, एंड एब्स्ट्रैक्शन मतलब उसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल ने उसकी एनर्जी अपनी दूसरे पार्टिकल को दे दी, फिर से वो ऐसे वेव क्रिएट कर रहा है। जस्ट एग्जाम्पल याद रखो तालाब वाला, वो वेव जो जनरेट होती है किसके कारण होती है, हमने जब डिस्टर्बेंस किया उसके कारण होती है। सो उसी वेव को हम बोलते हैं प्रोपोगेशंस ऑफ वेव। सो उसके लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, साउंड वेव, वाटर वेव, जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोगेशन वेव। जैसे साउंड वेव होती है, साउंड वेव क्या रहती है, एक प्रोपोगेटेड साउंड मिलता है हमें, ओके। एग्जाम्पल लिख सकते हो वाटर का, तो अभी मैंने बोल दिया। सो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, each particle in a medium perform the same type of vibration about their mean position perform SHM। so each particle मतलब सभी पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन परफॉर्म SHM। मतलब समझो ये हुई हमारी पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये निगेटिव एक्सट्रीम, ये हुई हमारी मीन पोजीशन। सो कोई भी जो वेव है वो हमारी मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है, मतलब वही दिया है। तो वाइब्रेटिंग मतलब क्या होता है, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, अदरवाइज निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, वो अपना एक वाइब्रेशन परफॉर्म करी है। तो कहाँ से कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन परफॉर्म SHM, वो मीन पोजीशन से अपना स्टार्टिंग SHM परफॉर्म कर रही है। गॉट इट। सो समझ गया पहला पॉइंट, ईच पार्टिकल इन अ मीडियम परफॉर्म सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन परफॉर्म SHM। सो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, all vibrating particles of a medium have the same amplitude, period and frequency। so second point भी ये है हमारा, यहाँ पे amplitude, period and frequency जो है वो सेम रहेगी, ओके, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। सो थर्ड पॉइंट देखते हैं, द फेज दैट इज द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। सो फेज मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमारी एक वेव जनरेट हो गई, ओके, तो वेव जनरेट हो गई मतलब यहाँ पे जो ये इस पॉइंट पे ऊपर हमारा एक पार्टिकल रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर दूसरा बी पार्टिकल, सभी पार्टिकल मतलब अलग अलग, ऐसे 1000 नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे एक वेव के ऊपर। तो ये वेव क्या करता है, अपना फेज चेंज करता है। फेज मतलब एक स्टेट चेंज करता है। अगर ये ए पार्टिकल यहाँ पे, तो बी दूसरी जगह पे, सी दूसरी जगह पे, डी दूसरी जगह पे, ई दूसरी, मतलब अपना स्टेट चेंज कर रहा है, तो उसे बोलेंगे फेज बोलेंगे, अदरवाइज स्टेट ऑफ वाइब्रेशन भी बोल सकते हो। चेंज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, वो अपना फेज क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, ओके। सो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, no particle remain permanently at rest, each particles come to rest momentarily while at the extreme position of the vibration। so समझो ये पॉइंट क्या है, no particle remain permanently at rest, कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट नहीं रहता है। ईच पार्टिकल कम एट रेट मोमेंटरीली मतलब स्मॉल टाइम के लिए वो रेस्ट हो सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये वेव निकल रही, ये वेव कहीं रुकते थोड़ी ना, वो कंटिन्यूअसली अपना वेव परफॉर्म करती रहती है। सो वही लिखा है, नो पार्टिकल रिमेन परमानेंटली रेस्ट, कोई भी रुकती नहीं है मतलब रेस्ट नहीं करती है।
है। ईच पार्टिकल कम टू रेस्ट मोमेंटरली, मतलब स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम जैसे कि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर गई, थोड़ा सा रुकेगी, फिर से वापस आएगी, फिर से वो निगेटिव पे जाएगी, मतलब थोड़ा सा रुकेगी, फिर से वो पॉजिटिव के लिए, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसी प्रोसेस परफॉर्म करती रहेगी। मतलब वो नॉर्मली जो वेव्स रहती है वो कोई भी रेस्ट पोजीशन पर परमानेंटली नहीं रहती है, जस्ट मोमेंटरीली मतलब याद रखो स्मॉल टाइम। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। अ पार्टिकल अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन द पास थ्रू द मीन पोजीशन। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब हमने ऑसिलेशन चैप्टर में देखा था, ये हमारी मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये निगेटिव एक्सट्रीम। अभी ये समझ लो पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। ये हमने पढ़ा है, वेलोसिटी मीन पोजीशन हमारी मैक्सिमम रहती है, और पॉजिटिव पर क्या रहती है, मिनिमम रहती है, और निगेटिव पर भी क्या रहती है, हमारी मिनिमम वेलोसिटी रहती है। ओके, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम कौन से पोजीशन पर रहती है, मीन पोजीशन पर। तो वही तो लिखा है फिफ्थ पॉइंट, द पार्टिकल अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे आर द पास थ्रू द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल पास होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है। व्हाट इट माय पॉइंट। नंबर की प्रॉपर्टीज देखो। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ अ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर अलोंग द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। यहाँ पे एनर्जी जो वेव जो प्रोपोगेटेड होती है वहाँ पे ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बट नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। अभी मैटर मतलब क्या, जैसे मैंने बोल दिया कि ये तालाब में हमने एक पत्थर डाल दिया, पत्थर डालना मतलब पत्थर डालने के बाद क्या हो गई, वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गया, और डिस्टर्बेंस आने के कारण क्या हो गई, वेव जनरेट हो गई। ओके, वेव तो जनरेट हो गई, बट यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई पत्थर तो ट्रांसफ़र नहीं करते जा रहे, तब जाके ये वेव्स थोड़ी ना क्रिएट हो रही है। मतलब कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओनली एक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। 6 पॉइंट वही है, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर अलोंग द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके, 7 पॉइंट देखो, द वेव प्रोपोगेटेड थ्रू द मीडियम विथ अ सर्टन वेलोसिटी, देन द वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। मतलब ये जो वेव्स है वो वेलोसिटी जो है, मतलब अगर वेव परफॉर्म हो रही है मतलब वेलोसिटी रहेगी, तो वेलोसिटी जो है वो डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, वो डिपेंड रहती है प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड रहती है वेलोसिटी। ओके, सो देखो नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट, प्रोग्रेसिव वेव आर 2 टाइप्स, एक है ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। सो ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या होता है, देखो ये अच्छे से सुनो, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव हमें पता होनी चाहिए। सो 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये MST CET MCQs में पूछ सकता है कि ट्रांसवर्स वेव का मतलब डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या है, वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ वेव। मतलब वेव जब परफॉर्म होती है तब क्या रहती है, परपेंडिकुलर। जैसे कि देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, ओके, SHM परफॉर्म करने के बाद ये क्या करेगा, वेव जनरेट करेगा, उसने वेव जनरेट कर दी, बट ये पार्टिकल जो SHM कर रहा है वो क्या है, उसको परपेंडिकुलर है ना, ये 90 का एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, मतलब ये परपेंडिकुलर है, SHM जो कर रही है वो पार्टिकल, वो क्या है, एक मूव हो रही हुई वेव आगे आगे उसको परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेटिंग ऑफ द पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो परपेंडिकुलर रहती है हमेशा। ओके, सो नेक्स्ट देख लो, लॉन्जिट्यूडनल वेव, वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अ मोशंस ऑफ वेव। मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव जो रहती है वो पैरेलल डायरेक्शन से रहती है। ट्रांसवर्स वेव कौन सी रहती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और लॉन्जिट्यूडनल वेव जो रहती है वो पैरेलल डायरेक्शन से रहती है। पैरेलल डायरेक्शन मतलब जस्ट एग्जांपल लेते हैं साउंड वाला, ये मैंने कोई एक स्पीकर रखा है, स्पीकर रखने के बाद यहाँ पे क्या रहते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो एयर में क्या होता है, एक तो कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, मतलब सभी लाइनिंग क्या है, एक पैरेलल में दिख रही है ना। कॉम्प्रेशन मतलब क्या, एकदम पास पास में रह रहा, रेयर फ्रैक्शन मतलब वो दूर जाना। ओके, कॉम्प्रेशन मतलब फिर से पास आना, फिर से दूर जाना, फिर से पास आना, फिर से, ये प्रोसेस चलती रहती है, बट कैसे चलती रहती है, ये पैरेलल में चलती रहती है ना साउंड वेव। तो इसी को एग्जांपल देके मैंने समझाया कि लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड ट्रांसवर्स वेव जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, सो लास्ट पॉइंट देखते हैं, सबसे लास्ट 10 नंबर का, बोथ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू द सॉलिड, बट ओनली द लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन प्रोपोगेटेड थ्रू द फ्लूइड। सो ये एक बात याद रखो, जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है वो क्या है, ओनली सॉलिड एंड लिक्विड नहीं बोल सकते, लिक्विड का सरफेस
उस पर डिपेंड रहती है, मतलब प्रोपोगेटेड होती है या ट्रांसवर्स होती है बोलो तो ट्रांसवर्स वेव जो है वो कहाँ पे प्रोपोगेटेड होती है, एक तो सॉलिड में या लिक्विड नहीं बोलेंगे, लिक्विड के सरफेस में। ओके, लिक्विड का सरफेस मतलब क्या हुआ, जैसे एक कंटेनर में मैंने वाटर लिया, ये तो हुआ वाटर, बट वाटर की लेयर कौन सी, वाटर का सरफेस जो होता है वो ये ऊपर वाला होता है। ओके, तो इसके लिए मैंने बोला ट्रांसवर्स वेव जो है वो सॉलिड पर एंड लिक्विड ऑफ सरफेस पर वो क्या होती है, प्रोपोगेटेड होती है। ओके, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो प्रोपोगेटेड कहाँ पे होती है, फ्लूइड, ये तो ये फ्लूइड, सॉलिड, लिक्विड, यहाँ पे गैसियस, तीनों भी जगह, मतलब लॉन्जिट्यूडनल जो वेव है वो सॉलिड में भी प्रोपोगेटेड होती है, लिक्विड में भी होती है एंड गैसेस में भी होती है। ओके, ये तीनों भी जगह होती है, बट ट्रांसवर्स वेव हमारी कहाँ होती है, एक तो सॉलिड में और क्या है, लिक्विड के सरफेस पर होती है, ये याद रखना। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। सो 10 पॉइंट तक हमारे प्रॉपर्टीज हो गई है, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को पूछते हैं, सो एटलीस्ट 5-6 प्रॉपर्टी तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ अ डिस्टर्बेंस ऑफ अ वेव, इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव भी बोल सकते हो। सो इक्वेशन ऑफ अ डिस्टर्बेंस ऑफ वेव मतलब वेव का कुछ इक्वेशंस हैं, तो वो देखते हैं वेव के कौन से इक्वेशन है। जैसे हमने पढ़ा था लीनियर एसएचएम में क्या होता है, अगर हमारा कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से मूव होता है आगे की ओर तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वैसे ही पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से निकलता है तो उसके लिए क्या रहता है, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये हमने पढ़ा था ऑसिलेशन चैप्टर में। ओके, तो अभी देखो ये फिर यहाँ से जाता है, फिर ये निगेटिव के तरफ जाता है, तो निगेटिव में क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, फिर से वही प्रोसेस, अगर वो कोई निगेटिव से पॉजिटिव मतलब मीन पोजीशन की ओर आता है तो वहाँ पे माइनस साइन, ये आपको याद रखना है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव के लिए, निगेटिव पॉजिटिव के लिए कब उसका डिस्प्लेसमेंट रहता है। अभी देखो हम अगर वेव की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल वाइब्रेट इन वाई एक्सिस, यहाँ पे पार्टिकल जो है वाइब्रेट कहाँ पे हो रहा है, वाई एक्सिस पर हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वाई एक्सिस कंसिडर किया था। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेते थे, एक्स पर, यहाँ पे वाई से कंसिडर करते क्योंकि पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट किस डायरेक्शन से हो रहा है, मतलब कौन से एक्सिस पर हो रहा है, वाई एक्सिस पर हो रहा है। अभी देखो यहाँ से मेरा पार्टिकल स्टार्ट होता है, यहाँ तक उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो x इतना डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, मतलब x इतना डिस्प्लेसमेंट किया, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें निकालना है। ओके, सो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, ये पहले a साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी तो हम लोग लिख लेंगे, बट यहाँ पे माइनस एक्स के एक्स लिखना है और नीचे जो है वो माइनस के प्लस के एक्स लिखना है। तो बट हमें याद इतना रखना है कि y x एंड t के लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा, और इसके लिए क्या बनेगा, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ओके, अभी याद रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन द वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर हमारी वेव जो है वो पॉजिटिव एक्सिस के लिए मूव होती है, मतलब अगर मेरी इस साइड वेव जा रही है तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर मेरी इक्वेशन मतलब अगर मेरी वेव इस साइड जाती है तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। मतलब याद रखो अगर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है कोई ऑब्जेक्ट मतलब या पार्टिकल तो उसके लिए इक्वेशन निगेटिव में बनेगा, और जब हमारा ऑब्जेक्ट निगेटिव डायरेक्शन में जाता है तब हमारा इक्वेशन बनेगा पॉजिटिव। अल्टरनेट याद रखो, तब जाके ये दोनों भी इक्वेशन आपको वेव के याद रहेंगे। सो इसके पहले भी हमने 11th में ये पढ़े हैं इक्वेशन। सो देखो वेयर a इज एम्पलीट्यूड एंड k क्या होता है, 2π/λ, मतलब k क्या है, वेव नंबर्स होते हैं, वेव नंबर के लिए हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्बडा मतलब हमारा वेवलेंथ होता है। अभी ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड टाइम मतलब टाइम पीरियड तो पता है 2π/ω सेकेंड के लिए हम लोग टाइम पीरियड मतलब अब कंप्लीट एक ऑसिलेशंस करता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरी ये वेव है, ये वेव यहाँ तक अपना एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर रही है, मतलब ये इसने कंप्लीट ऑसिलेशन किया, उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। अभी फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी 1/t, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है 1/t रहती है, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में डिनोट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे ओनली फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी एंगल डिनोट करती है उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और जो ओनली ऑसिलेशंस, कितने ऑसिलेशंस हुए एक सेकेंड में, कितने ऑसिलेशंस किए, उसको हम फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं। अभी हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कैसे, ये हमारी एक वेव हुई, ओके, ये वेव एसएचएम परफॉर्म करी एक वेव, तो अभी देखो यहाँ तक हमारा 90 का एंगल होता है, यहाँ तक 180 का होता है, यहाँ तक 270, और यहाँ तक हमारा कंप्लीट एंगल होता है मतलब 360 का। तो अगर मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा तो मैं बोलूँगी कि यहाँ से मीन पोजीशन से पार्टिकल निकल रहा है मेरा, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम तक मेरा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ, मतलब ये हुई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी मतलब उसने एक सेकेंड में
कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किए उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। गॉट इट माई पॉइंट। सो ओमेगा के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के लिए हम एन से डिनोट करते हैं। वो क्या रहती है, अपोजिट रहते हैं टाइम के। सो रेसिप्रोकल रहता है उसका 1/T। ओके, सो अभी हम यहाँ तक ही हमारे आज के टॉपिक दिखेंगे। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। लाइक